गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया हो? चलो ठीक है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मिल रहे हैं मेरे से? मतलब ऐसे रास्ते चलते नहीं क्लास में? हाँ ठीक है। बेच आपका कौन सा नंबर वाला है? 4। उससे पहले वाले तो नहीं इसमें कोई? आप लोग 4th वाले ही हो? उसके बाद वाला? 3rd वाले और 4th वाले 2। ठीक है। फर्स्ट वाला कौन है? चलो ठीक। तो अब आवाज नहीं। तो अपना जो नया टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। ठीक है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको जो डाउट्स एक तो अब शायद ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही होगी, एक बार कंफर्म जरूर करवा दें। मेरी तरफ से तो सारा ऑन है। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हाँ, हम इस भरोसे रह जाते हैं कि ऑनलाइन वाले, इस भरोसे मत रहना। कई सारे बच्चे यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ रहने का सब कुछ बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं। उस चक्कर में ऑनलाइन कॉलेजेस से टाइम नहीं ले पा रहे हैं, तो उस चक्कर में ऑनलाइन वाले काफी हैं। रिकॉर्डेड देखने वाले ज्यादा है बजाय लाइव के, आपको पता होगा, क्योंकि लाइव में डेटा का इश्यू ज्यादा आता है, वो मुझे जहां तक पता है, मैंने सुना है। तो आप ऑनलाइन वाले भी खिलाड़ी हैं, आप और खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो अपन बात शुरू करते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं खींचे। जो पहली बार मिल रहे हैं वो मेरे को पहचानते तो ना? एक बार बता देता हूं। ठीक है, शायद पहचानते होंगे। डॉक्टर हरीश कुमार ठाक, डबल ए। तो शायद आप लोगों को अब समझ आ गया होगा एक बात। तो दूसरा बीएससी एमएससी पीएचडी, बीएससी आईसीआर से, एमएससी पीएचडी आरसीए से, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ही है। ठीक है। हाँ। और जो सबसे डिफिकल्ट एक एग्जाम भी कहते हैं नेट वगैरह,
वो एमएससी के साथ ही अपन कर गए थे, डब्ल्यू टीएसटी नॉन टीएसटी दोनों में ही कर गए थे। तो और पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है उसमें राजस्थान सेकंड रैंक थी, और कभी 12वीं में फेल भी था, सप्लीमेंट्री आई थी। तो हंसी आई, लेकिन इस हंसी का आपको एक ही मैसेज देना है। अगर आप सोचते हो कि मेरे परसेंटेज कम है, मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैं भी 12वीं में सप्लीमेंट्री लाया, क्या बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन बाद में कहीं एक बहुत अच्छी ग्रोथ करने की कोशिश की और मैं सेटिस्फाई फील को खुद को महसूस कर रहा हूं। कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है, लेकिन खुद सेटिस्फाई महसूस है। तो आप लोग उससे ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि सारे 12वीं हो गया। चलो ठीक, बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में पहला वर्ड आता है जीन, ठीक है। तो थोड़ी सी बात आपको बताएंगे। आप ऐसा नहीं पहली बार पढ़ रहे हो, जेट लेवल से पढ़ रहे हो, शायद 8वीं 10वीं क्लास से मेंडल की बात चालू हो जाती है। मैं तो आपको मान रहा हूं जीरो आता है और उसके साथ अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स में एक वर्ड आया जीन, ठीक है। जीन क्या है, पहले उसकी कहानी थोड़ी सी समझते हैं, फिर लिखने वाली बातों पे आ जाएंगे। सबसे मेन जो कंटेंट आपका है, एक शब्द आता है जेनेटिक मटेरियल। अपन आगे बात करेंगे। एक वर्ड होगा न्यूक्लिक एसिड, एक होगा जेनेटिक मटेरियल। आप हिंदी मीडियम हो, थोड़ा सा हिंदी का वर्ड वापस लाता हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग में इंग्लिश का ज्यादा चल रहा था, कोई बात। तो जीन तो जीन ही बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ जिसको कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जिसे हम केंद्रक अम्ल कहते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल होते हैं, डीएनए और, ये डाउट क्लियर करना है कि हम कई बार जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड को एक ही बात समझते हैं, दोनों फर्क है। आपके न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। और जो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल आनुवंशिक सूचना रखता है किसी कोशिका के अंदर, उसे हम कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। जो कि अधिकांश केस में, लगभग 99% केस में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। आरएनए कहां है, केवल और केवल वायरस में। इसके अलावा आरएनए कभी भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। तो ये हम डाउट क्लियर हो गया कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, और जो न्यूक्लिक एसिड जो आनुवंशिक केंद्रक अम्ल आनुवंशिक सूचना रखता है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। वो डीएनए भी है, आरएनए भी है। वो वायरस के केस में हम अलग अलग तरीके के वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की भी बात करते हैं, कुछ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं। पैथो में बात करी अपन ने, ठीक है। जो नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे। अब ये तो हमने दो वर्ड समझे। अब बात आई कि ये जीन क्या है। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड। जिन्होंने सेल बायो पढ़ ली उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाकी को भी याद दिला दूं कि क्या चीज है। आपका डीएनए जो है वो एक रस्सी की तरह हम मानेंगे, और जिसका बंडल बन के हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है वो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्या है, जैसे हमारे पास एक रस्सी है और उसको हमने बहुत लंबी है, उसको हम इस कमरे में लंबाई में नहीं रख पा रहे, ठीक है। जैसे मानव डीएनए की लंबाई है लगभग 2 मीटर, ठीक है। एक छोटी सी कोशिका के केंद्रक में क्या वो डीएनए रख पाते, लेकिन उसको हमने घड़ी कर रखा है। उसी मान लो 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को हमने घड़ी कर दी, तो शायद इस क्लास में हम आराम से रख सकते हैं। वैसे 2 मीटर लंबा डीएनए को हम आसानी से कोशिका के केंद्रक में रख सकते हैं, अगर वो प्रॉपर फोल्डिंग हो रखा है तो। और वो फोल्डिंग करके जो संरचना बनती है वो कहलाती है क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाती है, ठीक है ना। अब बात आती है जीन की। वही सब तो आ रही है ना, एक बार कंफर्म करवा दे, क्योंकि ये वापिस कमेंट आ रखा है वॉइस का, मेरी तरफ से वो नहीं सारा आ रही, यहां से पूरा ही सेटअप गायब है। एक जना बाहर देखना है यार, कोई वो अपने सर लोग हो जो क्लास लगाने वाले। आवाज आ रही है, लेकिन आपके स्क्रीन की सही है, काली इसलिए ऐसे लग रहा है। मैं दिख रहा हूं क्या? हाँ ठीक है, ऑल राइट। चलो आगे बात करते हैं। तो वॉइस भी आ रही है, अपनी बात चल रही थी कि जीन क्या है। हम अलग अलग चीज समझते हैं, जीन कुछ नहीं है। डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे वो क्या कहलाता है, जीन। अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे आपके कुछ आगे बैठे हैं, तो ये फ्रंट रोज के बॉयज बैठे हैं, बैक बेंचर बैठे हैं, इधर गर्ल्स बैठी है। क्लास तो एक ही, स्टूडेंट है सारे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी अपन ने कह दी। वैसे डीएनए का जो भाग किसी लक्षण को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए था। अब बात आती है जेनेटिक्स की डेफिनेशन की, परिभाषा की। क्या चीज है इसकी परिभाषा में? केवल दो शब्द, एक तो है हेरिडिटी, दूसरा है वेरिएशन। वंशागति और विभिन्नताएं, ठीक है। वंशागति
और विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो ही कहलाता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो या हिंदी में कहे तो आनुवंशिकी। क्या होती है वंशागति? हम सारे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी वगैरह हमारी फैमिली मेंबर के जैसे कुछ कुछ मिलते हैं, हमारी शक्ल वगैरह कुछ ना कुछ आते हैं, सब मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके लक्षण हमारे अंदर स्थानांतरित हुए हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? वंशागति। वही है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरी बात जो आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, वेरिएशंस, विभिन्नताएं। हम सारे मानव है, होमोसेपियंस सेपियंस है, लेकिन क्या हम सारे एक जैसे दिख रहे हैं? ठीक है, हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं, यानी यही क्या है? वेरिएशंस। यही क्या है? भिन्नता। वेरिएशंस हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, वेरिएशंस का मतलब कुल मिला के भिन्नताएं। आसान सी परिभाषा कहेंगे तो संतति का अपने ही जनकों से भिन्न होना क्या कहलाता है? विभिन्नताएं, वेरिएशंस। ठीक है, तो ये अपने को इसके डेफिनेशन की बात ध्यान रखनी। जो आपके अपन बात करें तो कुल मिला के ये तो तीन डेफिनेशन की बात हो जाएगी। एक बार इनको लिखते हुए शुरू करते हैं ताकि आगे से आगे अपन बढ़ पाएंगे। आप मेरे साथ नोट करेंगे फिलहाल डेफिनेशन, जब साथ में नोट करने के लिए बोलूंगा तभी साथ में नोट करेंगे, है ना? अभी ये नोट करें क्योंकि हमने समझ लिया है। इनके इंग्लिश के शब्द जो है वो भी ब्रैकेट में अपन लिख देंगे ताकि ध्यान रहेंगे। अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स अपन के देते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायो तो शायद आपको बता दी थी अपन ने, बाकी सीधे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नोट करना। तो आपने कितनी क्लासेस ली उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? और पहली स्लाइड है आज लिखने के हिसाब से।
कर लिया नोट सबने? हो गया? बढ़े आगे? तो आसान सी देखने को 3 परिभाषाएं, बाकी है कुछ नहीं। अब परिभाषा को चाहे जैसे बदले, जैसे अपन ने लिखा वंशागति, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। अपन ने लिखा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। अब कोई ऐसे भी लिख सकता है कि जनकों से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण। तो एक ही बात हुई, क्योंकि जनक संतति अलग अलग पीढ़ी है, भाषा बदले बाकी मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब बात आगे करते हैं। नोट कर लिया सबने? इनमें किसी को कोई डाउट? चलो आगे आते हैं अपन जेनेटिक्स के शब्द पे। तो जेनेटिक जो शब्द है ये आपके ग्रीक भाषा के से लिया गया है, और ग्रीक भाषा का जीन शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू बिकम और टू ग्रो, बनना या उगना। उसका अर्थ क्या है? कई बार अर्थ पूछ लेते हैं, कई बार भाषा पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक हैं विलियम बैटसन। क्योंकि हमारी आदत जैसे है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? बताओ भाई। विलियम एस गॉड, और पहला ऑप्शन में क्या होता है? एमएस स्वामी। वैसे ही पहले ऑप्शन में यहां पर होगा ग्रेगर जॉन मैंडल, लेकिन सही आंसर होगा विलियम बैटसन। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो विलियम बैटसन जिन्होंने 1905 में इस शब्द को दिया, ठीक है, और उन्हें ही मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। केवल जेनेटिक्स, केवल आनुवंशिकी के जनक पूछा जाए तो आंसर ग्रेगर जॉन मैंडल। आधुनिक के पूछे, कई किताबें टीएच मॉर्गन को आंसर बताती है, लेकिन टीएच मॉर्गन सही आंसर नहीं है। ये कभी उस केस में आंसर दे सकते हैं जब विलियम बैटसन ऑप्शन में ना हो। सही आंसर तो विलियम बैटसन ही रहेगा, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक का। तो 3-4 जब बातें जो बोली वो भी लिख लेते हैं अपन। हो गया नोट सबका?
तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी भाषा का शब्द है, इसका किस शब्द से लिया गया, इसका अर्थ क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्ण लिख दिया, शब्द किसने दिया, कौन से साल में दिया, साल भी ईयर भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आगे अपन पूरी बात करेंगे, लेकिन मेंडल की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। लेकिन मेंडल का जो जेनेटिक्स के जिन्हें फादर कहा गया है, मेंडल बहुत पहले काम कर चुके थे 1856 से लेके, और उनकी डेथ 1884 में हो चुकी थी, लेकिन उनको जीते जी कभी ये नहीं पता चला कि मैं आनुवंशिकी का, कभी पता नहीं चला। उसके 16 साल बाद 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने रिडिस्कवरी पुनः खोज करी थी मेंडल के सिद्धांतों की। वो 3 आप जानते हो, एरिक वॉन शेमाक, ठीक है, और कॉलकोरेंस और ह्यूगो डेवरिस, तीनों ने खोज करी थी 1900 में। यानी कि आनुवंशिकी शाखा की खोज भी हो गई, लेकिन नाम आया 1905 में। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ये ईयर पे भी कभी क्वेश्चन होता है। दूसरी बात, आधुनिक आनुवंशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहे जाएंगे विलियम बैटसन, और केवल जेनेटिक्स बोलेंगे तो ग्रेगर जॉन। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट? चलो आगे बात करते हैं। फिलहाल अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्टी ले रहे हैं। ये विभिन्नताओं की जो हमने बात करी, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, कई बार आपके क्वेश्चंस में हेल्प करता है। विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस, ये बेसिकली 2 प्रकार की रहेगी। एक होती है जिनको हम कहते हैं काइक, सोमेटिक, काइक यानी कि सोमेटिक, या इनके लिए एक और इंग्लिश का शब्द उपयोग हो जाता है सोमेटोजेनिक, सोमेटोजेनिक विभिन्नताएं या वेरिएशंस, ठीक है। दूसरी जो वेरिएशंस का प्रकार रहेगा वो होती है आपकी जर्मिनल, क्या कहेंगे, जर्मिनल, जिन्हें हिंदी में कहते हैं जननिक, जननिक विभिन्नताएं। ये वेरिएशंस आपको सिंपल सा क्लासिफिकेशन दोनों का ध्यान। फिर आगे बात करें, इन दोनों में से वंशागत कौन सी है और कौन से वंशानुगत नहीं है, तो अगली पीढ़ी में वो विभिन्नताएं जाती है या ट्रांसफर होती हैं जो जर्मिनल होती है, सोमेटिक नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होती है। यानी कि ये कहेंगे नॉन हेरिटेबल, गैर वंशानुगत, नॉन हेरिटेबल गैर वंशानुगत या गैर वंशागत शॉर्ट में कहते हैं। तो ये फिर वंशागत जो है आपकी, हेरिटेबल जो है, ये फिर 2 प्रकार की आपको मिलेगी। हेरिटेबल वंशागत जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकती है, 2 प्रकार की है वापिस। एक होती है सतत, एक होती है असतत, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सतत विभिन्नताएं, सतत। ये विभिन्नताएं कैसे आएगी, कोई बता सकता है? क्योंकि जिन्होंने सेल बायो पढ़ी वो बता सकते हैं। बिल्कुल, गेमेट फॉर्मेशन के टाइम तो आएगी, लेकिन आएगी कहां से? हाँ, आपको पता है मियोसिस, अर्धसूत्र विभाजन, उसमें विभिन्नताएं कहां से आती है? क्रॉसिंग ओवर से। मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेस फर्स्ट के, पैकार्डिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, जिसकी वजह से आपके, जिसे हम दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन पोलिमोर्फिज्म भी कहते हैं, वहां से आनुवंशिक विभिन्नताएं आती है। यानी कि गेमेट्स बनने में विभिन्नताएं उस क्रॉसिंग ओवर से आती हैं। जब जब गेमेट बनेगा, जब जब लैंगिक जनन होगा, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, जब जब लैंगिक जनन होगा युग्मक की आवश्यकता होगी। युग्मक जब भी बनेगा मियोसिस होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा, और मियोसिस होने के दौरान क्रॉसिंग ओवर होगा। यानी कि ये हमेशा ये विभिन्नताएं बनती हैं जो किससे आती हैं? जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है। दूसरी बात, असतत जो भी वेरिएशन का सोर्स माना गया है, स्रोत माना गया है, वो कौन सी है? बात करते हैं। जो वेरिएशंस कभी कभार ही आएगी, ठीक है, वो कौन सी है? वो आपकी डिसकंटिन्यूस कह रहे हैं, असतत कह रहे हैं, और वो आएगी किससे? म्यूटेशन से। किससे आएगी? म्यूटेशन। आपका हमेशा हो कोई गारंटी नहीं, हाँ, अचानक से उसकी परिभाषा भी अपन बात करेंगे, समझेंगे आगे। तो
ये आपकी डिसकंटिन्यूस है जो किससे आती है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन द्वारा। तो यानी कि वेरिएशन, विभिन्नताएं, कुल मिला के हमारे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जेनेटिक्स में जो काम आती है वो कौन सी आती है, हेरिटेबल। जेनेटिक्स का मतलब ही है वंशागति को सीधा इंडिकेट करता है। तो ये अगली पीढ़ी में जाती है, उनमें से ये लगातार बनती है, जब युग्मक बनेगा, और ये कभी कभार बनती है, यानी कि इसके अलावा आपके वेरिएशन का कोई और स्रोत आनुवंशिक स्तर पे नहीं है। कभी कभार वातावरण की वजह से विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होती है। वो चीज अपन बात करेंगे। एक बार इस चार्ट को बना ले, आसान सा है, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अरे कहीं कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लेना। क्लास के बाद के भरोसे रह जाते हो कई बार, और वो वापस बाद आता ही नहीं तुम्हारा। ठीक है ना, क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, पड़ोसी को भी।
ठीक है, इसका लाइव चला रखा है क्या आप लोगों ने किसी ने? क्योंकि ये बीच में वापस दिक्कत नहीं करेगा कहीं, आज काफी डिस्टर्ब हो गया। अब आवाज आ रही होगी शायद सबको। अरे आएगी। हेलो, अब आ रही है आवाज सबको? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो, ऑफलाइन वालों को हमेशा आएगी। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अपनी बात चल रही थी वेरिएशंस की, विभिन्नताओं की। विभिन्नताएं दो प्रकार की, कायिक और जननिक। कायिक जो होती है वो कायिक कोशिकाओं में होती है, जननिक जो होती है वो जनन कोशिकाओं में होती है। जननिक जो विभिन्नताएं हैं वो ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये विभिन्नताएं सामान्यतः लगातार हमेशा बनती है जब आपके युग्मक बनता है, गैमेट बनता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर से आता है। उत्परिवर्तन हमेशा नहीं होता है। उत्परिवर्तन, प्राकृतिक उत्परिवर्तन जो है, नेचुरल म्यूटेशन है, वो हजारों साल में एकाध बार होता है। ठीक है, तो उसका लगातार होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, और अगली पीढ़ी में वही उत्परिवर्तन जाएगा जो जननिक कोशिकाओं में होगा। क्लियर हो? डाउट को क्लियर हुआ? ठीक है, आगे म्यूटेशन पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना था। अब अपन बात ध्यान रखें, सबसे पहली एक इजी चीज छोड़ लेते हैं, आप सबको पता है लेकिन हर किसी प्लांट ब्रीडिंग में भी काम आएगी। वो चीज अपने को यहीं पर बात कर लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं P इक्वल्स टू G प्लस ई। P इक्वल्स टू G प्लस ई, और इसके ब्रैकेट में ये बाद वाली चीज बाद में बताते हैं। P क्या है? फिनोटाइप। G क्या है? जीनोटाइप। E क्या है? इन्वायरमेंट। फिनोटाइप, जीनोटाइप इंग्लिश के शब्द है, इनको हिंदी में लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप कहते हैं, आप वो भी जानते हैं। ई इन्वायरमेंट, वातावरण। ठीक है, इसको जेनेटिक्स से भी बात करते हैं, एक सामान्य हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ते हैं। क्या चीजें समझाता हूं। एक लड़का है जिसको मैंने कहा कि नहीं यार तेरे को खेत में काम करना गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी, यार सर गर्मियों में काम करना, काला पड़ जाऊंगा। काला पड़ जाऊंगा दिमाग में आएगा, भाई धूप में गर्मियों में जाना है, काम करना है, काला पड़ जाऊंगा। उसको वापस बोला भाई तेरे को क्या करना है, वापस तेरे को कुछ दिन के लिए ऐसे में बिठाएंगे, मस्त रहना। फिर हाँ सर ऐसे में बैठेंगे तो धीरे धीरे लगातार, तो फिर मैं गोरा वापस हो जाऊंगा। तो लड़का सेम, क्या बदला हमने उसका? वातावरण। क्या बदला? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट बदला, लड़का सेम था, जीनोटाइप सेम था, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। यानी कि फिनोटाइप हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है, जीनोटाइप और वातावरण, दो चीजों से मिलकर। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई किस्म है मक्का की, मेज की मैंने बात कर ली, प्रताप मक्का 9 की बात कर ली, कोई भी ले लो। ठीक है, डीएचएम 121 की बात कर लेते हैं, मक्का की एक वैरायटी है। ठीक है ना, आपको याद दिला दो, शायद मैंने पहले भी याद दिलाया था। डीएचएम मैंने बायोटेक पढ़ाई तब याद दिलाया था, डेक्कन हाइब्रिड मेज। डीएचएम में डी किसको इंडिकेट करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डेक्कन। ठीक है, तो डीएचएम 121 मक्का की एक वैरायटी है जो अपने राजस्थान उदयपुर के लिए अच्छी मानी गई। अब इसको हम ले जाकर लगाएंगे आसाम में, क्या जितनी पैदावार यहां दे रहा है क्या आसाम में दे पाएगा? क्या चेंज हुआ? इन्वायरमेंट। तो वैरायटी सेम, जीनोटाइप सेम, इन्वायरमेंट चेंज, क्या चेंज हो गया? यानी कि फिनोटाइप जो है दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। साथ में एक और चीज यहां पर अपन लिखेंगे, प्लस G इंटू ई, प्लस G इंटू ई। इसका मतलब क्या हुआ? वो वैरायटी जो है उदयपुर के वातावरण में अलग यील्ड देगा, पैदावार देगा, चित्तौड़ लगाएंगे अलग देगा, अजमेर लगाएंगे, जयपुर लगाएंगे, पैदावार बदलती जाएगी जैसा वातावरण अनुसार उसका फिनोटाइप चेंज होता है। आपस में दोनों के इंटरेक्शन है, तो इसे कहते हैं G इंटू ई इंटरेक्शन, जो आगे की बात है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर इसको फिल इन द ब्लैंक बना दिया जाता है, उल्टा सुल्टा लिख देगा कि इस जगह क्या आएगा, या फिर 4 उल्टी सुल्टी इक्वेशन बना देगा, करेक्ट कौन सी है। तो ये वाली चीज हम कई बार पढ़ते नहीं। तो G प्लस ई भी, G इंटू ई भी ध्यान रखना है। वातावरण बदलेगा तो जीनोटाइप के उसके साथ इंटरेक्शन बदल के उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। तो ये एक बार मैंने ऐसे लिखा, आप भी इसको ऐसे लिखे, इसकी नीचे नोटेशन का मीनिंग लिख देता हूं। P मतलब फिनोटाइप, G मतलब, या ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं, P मतलब फिनोटाइप। इतना सा इंग्लिश चलेगा ना? हाँ, लगेगा नहीं सर इसको लिखो तो लिख देंगे। जीनोटाइप, ऐसा क्वेश्चन पीजी के एग्जाम में तो पूछा गया है, तो कहीं यहां पूछ रहे डब्ल्यूएम तो कोई बड़ी बात नहीं है, एओ में पूछ रहे कोई बड़ी बात नहीं है। फिल इन द ब्लैंक करके पूछ सकता है, या इक्वेशन 4-5 उल्टी सुल्टी बना के सही कौन सी ऐसा पूछ सकता है।
इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे, फिलहाल अपन एक स्टार्टिंग इस चीज को समझे तक, क्योंकि जेनेटिक्स का कैसे फिनोटाइप में ये अपन आगे बात करेंगे, डेफिनेशन और डेफिनेशन पे भी हम आएंगे। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट? तो ध्यान रहेगा G इंटू ई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि G इंटू ई को पहले लिखें, G को बाद में लिखें, E को पहले लिखें, इनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा इक्वेशन में नहीं होता है, लेकिन हमारे लेवल का, जेट लेवल का तो पेपर है नहीं, तो ये चीज और हमारे एडिशनल काम की है, और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एग्जाम में, पीजी के एग्जाम में पूछा चुका है, तो डबल ए में आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और आसान सा है। इक्वेशन गलत सलत करके भी पूछ सकता है, ऑप्शन सही कौन सी है, फिल इन द ब्लैंक करके भी इसको पूछा जा चुका है। बढ़े आगे, चलो अपन बात करते हैं जेनेटिक्स की ब्रांचेस, शाखाएं बहुत सारी हम आगे पढ़ लेंगे, कुछ जो आगे पढ़ने में नहीं आएगी उनको अपन फिलहाल 5 ब्रांचेस को मैं बात कर रहा हूं, तो अपन यहां पर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स या जेनेटिक्स की शाखाएं। बार बार जेनेटिक्स शब्द आएगा तो बार बार आनुवंशिक लिखते जोर आता है, ठीक है ना, तो अपन में थोड़ा सा इंग्लिश का शब्द लिख दूंगा, चलेगा ना? ठीक है। सबसे पहली जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स, फॉरवर्ड मतलब आप ही जानते हो यार, मैसेज फॉरवर्ड करना है, सब जानते हैं। मोबाइल चलाने वाले ये शब्द बड़े आसानी से पहचान गए। ये तो अभी यार सर इंग्लिश में क्या है, अभी कोई मना करे तो फिर उसको मैं जवाब देता। फॉरवर्ड सब जानते हो ना? हाँ ठीक। फॉरवर्ड और एक होगा रिवर्स, समझ लो फिर नोट करेंगे। फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या है, रिवर्स जेनेटिक्स क्या है? फॉरवर्ड का मतलब अग्र, रिवर्स मतलब पृष्ठ जैसा, शायद पीछे के लिए शब्द उपयोग होता है, शायद इससे भी क्वेश्चन, ये ऐसे दो कॉन्सेप्ट आएंगे, फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड जेनेटिक्स, रिवर्स जेनेटिक्स, इन दोनों में से एक कॉन्सेप्ट पे डब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या है फॉरवर्ड जेनेटिक्स? जब आपको फिनोटाइप पता हो, किसी जीव का फिनोटाइप ज्ञात हो, और आपको क्या करना हो, जीनोटाइप पता लगाना, जीनोटाइप पता लगाना हो, तो उस विज्ञान को हम कहेंगे, उस आनुवंशिकी को कहेंगे फॉरवर्ड। ये ध्यान रखना। जैसे कि इसकी परिभाषा नहीं लिखी मैंने, इसका मीनिंग समझाया, जिससे हम परिभाषा बना लेंगे, ठीक है। परिभाषा बन जाएगी जब फिनोटाइप ज्ञात और जीनोटाइप अज्ञात हो, तब ऐसा कुछ भी इसी परिभाषा पूछेगी नहीं। आसान सी बात पे बात करते हैं तो, कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, यानी कि मेंडल ने उद्यान मटर पे 7 लक्षणों का अध्ययन करते हुए जो जेनेटिक्स की बात करी, उसे हम बार बार कहेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन आनुवंशिकी। तो मेंडल ने जो आपको पूछ ले, आसान सा क्वेश्चन ये पूछ ले कि मेंडेलियन आनुवंशिकी किसका उदाहरण है, फॉरवर्ड का है, रिवर्स का है? तो फॉरवर्ड। कैसे? मेंडल जो थे, उन्हें पौधों के फिनोटाइप का पता था, उन्होंने जीनोटाइप पता लगा, भाई वो क्रॉस किए, उन्होंने देखा यार एफन पीढ़ी में सारे पौधे लंबे आ रहे, लंबे और बोने का क्रॉस किया, एफन पीढ़ी में सारे पौधे लंबे आ रहे, उन्हें क्या पता दिखा, उनको बाहर से क्या दिखा, फिनोटाइप। जो बाहर से दिखे वो फिनोटाइप, और जो कोशिका के डीएनए स्तर का है वो सब जानते हो, ठीक है। इतनी बेसिक चीज सारी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी आपसे उम्मीद रख सकता हूँ ना, हाँ बाकी मैं लिखवाऊंगा परिभाषा में, लेकिन आपसे हल्की फुल्की उम्मीद रखता हूँ। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी आकारी को फिनोटाइप कहते हैं, और आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो मेंडल ने क्या देखा कि पौधा लंबा है एप्पल पीढ़ी में, तो उन्होंने फिनोटाइप देखा, और फिर पता लगा कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी कि समयुग्मनज है या विषम युग्मनज, यानी कि उन्होंने फिनोटाइप से क्या पता लगाया, यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन आनुवंशिकी। तो ये भी पहली बात अपन ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जिसे हम कहेंगे रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स, रिवर्स यानी कि पृष्ठ या पीछे, जो भी हिंदी में इसका शब्द बने, बाकी इंग्लिश का अपन बता रहे हैं। रिवर्स जेनेटिक्स की बात करें, मतलब इसका उल्टा, जब क्या होगा, जीनोटाइप ज्ञात हो, जीनोटाइप पता हो, और हमें क्या पता लगाना हो, फिनोटाइप पता लगाना हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिवर्स जेनेटिक्स। और कुल मिला के इसको मैं और शॉर्ट करना चाहूं, बट मैंने 2 परिभाषा बना दी, और शॉर्ट में भी लिख देंगे, फिनोटाइप पता लगाना, इसको एक तरीके से और इजीली अपन लिखेंगे, तो इसे कहेंगे, इसका उदाहरण है ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी, जिससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, पर हमारे को क्वेश्चन परिभाषा के तौर पे पूछा जा सकता है। तो क्या है चीज बताता हूं, ह्यूमन जेनेटिक्स। देखो
कैसे कि भाई ह्यूमन जेनेटिक्स का ये है कि आने वाला टाइम ये भी आएगा कि भाई जेनेटिक्स जीन को देख के पता जाएगा कि यार बच्चा कैसा होगा, गोरा होगा कि सांवला होगा, बच्चा होशियार होगा या कमजोर होगा, सब पहले जीन से ही पता चल जाएगा। यानी कि डीएनए की से जीन से हम पता लगा रहे हैं फिनोटाइप की कैसा उसका फिनोटाइप होगा। ये क्या हो जाएगी? ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंश की रिवर्स जेनेटिक्स का उदाहरण आपका माना जाएगा। ठीक है, ये कोई नहीं, कभी परिभाषा पूछ ले, उदाहरण पूछ ले, ये उदाहरण पूछने का चांस ज्यादा रहता है, नोट कर ले दोनों। कभी कभी टेक्निकल इशू रह जाता है तो थोड़ी सी आपको आज ज्यादा दिक्कत हुई, बाकी नॉर्मली अपने इतनी दिक्कत शायद क्लास में नहीं आती है। जो लोग नोटबुक नहीं बनाए हैं वो इसको थोड़ा व्यवस्थित करके बना जरूर लेना, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपकी सुविधा रहे, कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन ना निकले, आपको तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा नोट्स अपना व्यवस्थित, कम से कम अपन पढ़ सके, खुद पढ़ सको ऐसा तो बनाना। पड़ोसी नहीं पढ़ सके ऐसा कभी मत बनाना, पर खुद पढ़ लो। नोट्स अपने लिए है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाह रहा था, मैं वो भी लिख देता हूं ताकि अपने को पूरी परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिनोटाइप से जीनोटाइप पता चल जाएगा, पी से जी। इस तरफ गए तो ये हो गई फॉरवर्ड, कौन सी हो गई? फॉरवर्ड। और इसका उल्टा आए तो रिवर्स। बस इतना सा अपन ध्यान रखेंगे तो दोनों परिभाषाएं एक साथ इस छोटे से डायग्राम में कंप्लीट है। पी का मतलब पहले पिछली साइड में लिख दिया, जी का मतलब हमने लिख दिया। मैंने पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में इसको बनाया था कि आपको याद रखना आसान रहेगा। फॉरवर्ड रिवर्स क्या है? जेनेटिक्स। ARO जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की ARO बिल्कुल आती है, बॉटनी के नाम से आती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा, आप प्लांट ब्रीडिंग से MSc है क्या? ठीक है, नहीं मैं वो उसका कारण बता रहा हूं कि ARO बॉटनी जो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वालों के लिए वैकेंसी आती है, डबल ARO में कोई दिक्कत नहीं है, बॉटनी के नाम से आएगी, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वाले एलिजिबल होते हैं। दिक्कत उसमें है ARO में, जहां पर RPSC ने ये शर्त रख रखी है कि आपकी डिग्री में बॉटनी लिखा होना चाहिए, जबकि राजस्थान में कोई भी यूनिवर्सिटी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स की डिग्री बॉटनी के नाम से है। तो ARO बनते कौन फिर? महाराष्ट्र से जो MSc करके आए, पंजाब से जो करके आए, हरियाणा से, उधर ये डिग्री बॉटनी के नाम से होती है। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो केवल ये एक ही जगह इसकी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम पहले सॉइल साइंस में भी आती थी, डबल ARO में जब केमिस्ट्री वाला पोर्शन था तब दिक्कत आती थी। तो वो ARO की आती है वैकेंसी, लेकिन ये समस्या थोड़ी आ रही है जो हमारे सीनियर्स ने, हमने भी फेस करी। ठीक है, बढ़े आगे। तो फॉरवर्ड रिवर्स में कोई डाउट? फॉरवर्ड P से G, रिवर्स G से P, हम इस डायग्राम को याद रखेंगे। और फॉरवर्ड वाली मेंडेलियन जेनेटिक्स से, रिवर्स वाली ह्यूमन जेनेटिक्स से। ये दो परिभाषाएं या शाखाएं कहते हैं कुल मिला के जेनेटिक्स की। बढ़े आगे। अब 3 डेफिनेशन ऐसी हैं जो एग्जाम में आती है और हमारे से गलती पूरी करवाती है, पढ़ने के बाद भी गलत होने का चांस रहेगा। क्या है, उन्हीं पे आते हैं, ध्यान से इधर देंगे, ध्यान देंगे तो ही याद रहेगा। पहली है यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। अगली है यूफेनिक्स,
इसके हिंदी के शब्द थोड़े और मुश्किल है, अपन इंग्लिश वाला हिंदी वाला भी आपको कभी लिखा दूंगा। यूथेनिक्स क्या है समझना है, थोड़ा सा लिखेंगे अपन, पहले समझ लेते हैं थोड़ी सी बात। यूजेनिक्स, अब क्या है कि जैसे मैंने अभी ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करी, तीनों परिभाषाएं ह्यूमन से रिलेटेड। आपको ध्यान रहे कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लेकिन ह्यूमन के भी आपको पता अपने क्वेश्चन आते हैं। ब्लड ग्रुप क्या आते हैं, आते कि नहीं आते? तो जब, और ये भी डेफिनेशन जब भी आएगी तो ये कॉन्सेप्ट वही लागू होता है। क्या है चीज समझते हैं। कुल मिला के मानव प्रजाति में सुधार करना है आनुवांशिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, तो उसे कहेंगे यूजेनिक्स। जेनेटिक शब्द आ रहा है इसमें, जीनोटाइप शब्द आ रहा है। तो मानव प्रजाति में सुधार करना है, आनुवांशिक सुधार करना है आनुवांशिकी के सिद्धांतों का, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए, तो उसे कहेंगे यू। दूसरी बात, यूफेनिक्स। फेनिक्स में फिनोटाइप शब्द आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ आप सुनते हो वंशानुगत बीमारियां होती है, कुछ नहीं तो आप कहोगे कि गंजापन, बाल्डनेस, थोड़े मेरे भी चले गए, है ना। तो ये भी आप कहते हो कि जैसे आप कहीं देखोगे कि यार आपका बाल्डनेस, गंजापन कहीं वंशानुगत तो नहीं। आपको एक कारण बताता हूँ, आज चलो लड़कियां बेटी इनके सामने बताऊंगा कि क्यों हम ही जिम्मेदार है, हमारे ही क्यों बाल जाते हैं, इनके क्यों नहीं जाते, भाई क्या कारण है ऐसा। तो आपको बता दूं, बाल्डनेस का जो जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में मेल फीमेल दोनों में एक्सप्रेस होता है, प्रकट होता है। लेकिन विषम युग्मनज यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल, यानी कि हमारे अंदर होमो समयुग्मनज अवस्था में भी प्रभाव वो लक्षण प्रकट हो रहा है, और विषम युग्मनज यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रकट हो रहा है। इसलिए मेल में बाल्डनेस, गंजापन फीमेल से ज्यादा होता है, पहले नहीं ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, क्योंकि इनमें वो जीन केवल एक ही तरीके से प्रकट हो पा रहा है। तो कुछ लॉजिक समझ में आया, ठीक है। ये कोई केयर नहीं करेंगे तो भी इनके बाल अपने से ज्यादा बेहतर होंगे। अपने घर पे मदर के बाल देख लेना कितने लंबे होते हैं, और अगर कोई आदमी इतना लंबे बाल करने जाएगा तो उसकी उम्र निकल जाएगी, वो लंबे नहीं हो कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक लॉजिकल है, जो शायद कई एग्जाम में इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैं आगे लिखाऊंगा भी, ठीक है। बाल्डनेस का जीन जो है आपका किस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, जेनेटिक्स में आएगा कॉन्सेप्ट। हाँ, अब बात चल रही थी अपनी दूसरी, यूफेनिक्स। कुछ वंशानुगत जिन्हें हम बीमारियों को कहते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय की त्रुटियां जिनको कहते हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आप क्या कहते हैं यार कि तुम्हारे घर में इनको डायबिटीज तक है, तुम्हारे भी डॉक्टर साहब कहते हैं कई सारी ऐसी बातें, इनके ये प्रॉब्लम थी क्या तुम्हारे, इन्हें कहते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय की त्रुटियां, जिनको जन्म के बाद उनका नियंत्रण करना उन रोगों को, ठीक है, वो कहलाता है यूफेनिक्स। आनुवंशिकी के दोनों में सिद्धांत उपयोग हो रहे हैं, इनका इलाज करना जो जन्म के साथ बीमारियां हो रही है। और कुल मिला के इसमें तो जन्म से पहले ही ऐसा कुछ, जैसे मान लो कोई बीमारी प्रकट होने वाली हो किसी में, पर उसका पहला ही जेनेटिक लेवल पर अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो, जो कि पॉसिबल रेयरली होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, अभी परिभाषा देखेंगे पर, तीसरा कॉन्सेप्ट यूथेनिक्स, जिसमें हमें मानव का सुधार, तीनों परिभाषाओं का मतलब एक ही है, ह्यूमन वेलफेयर, मानव में सुधार करना। इसमें हम वातावरण में सुधार करते हुए मानव में सुधार करेंगे। कैसे भाई, हम वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, आरओ लगे हुए, फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनसे पानी हम पी रहे हैं, उनको हम पी रहे हैं, तो कुल मिला के हमें बीमारी, उस पानी से संबंधित बीमारी नहीं होगी। तो ये तीन परिभाषाएं जो एग्जाम में कई बार उपयोग होती हैं, तीनों मिलती जुलती लगती हैं। एक बार इनकी डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं, फिर अपन इनकी बात करेंगे, आप मेरे साथ नोट करेंगे, अभी समझाएंगे एक बार, और एक बार डेफिनेशन लिखोगे तो क्लियर होगा।
स्पेलिंग भी मिलती जुलती रहेगी तो गलती और ज्यादा करवाएगी। एक बार और अपन इनको समझ रहे हैं। सबने कर लिए क्या नोट? कर लो। बढ़े आगे। तो थोड़ा तो एक अपने को वापस ध्यान देना पड़ेगा यूजेनिक्स, जहां पर जीन, जहां पर जेनेटिक जैसा शब्द आ रहा है, तो कुल मिला के आनुवंशिकी के सिद्धांत हम कहां पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। तो इस परिभाषा को याद ऐसे रखेंगे कि मानव प्रजाति में सुधार करना है कि भाई आने वाले टाइम पे ऐसा भी होगा कि आप सारे बच्चे होशियार पैदा होंगे, ठीक है? तो ऐसा हम कहां से कर पाएंगे? जब तक उनके जेनेटिक्स, उनके डीएनए को नहीं समझेंगे। तो ऐसा मानव जेनेटिक्स के अंदर होता है। ये उसी के अंदर तीन चीजें आती है, यूजेनिक्स, जहां पर आनुवंशिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मानव प्रजाति में सुधार करना है, कुल मिला के यूजेनिक्स। जीन से जेनेटिक्स वाली बात को पकड़ना। यूफेनिक्स, ये वो बीमारियां जो आपके जन्मजात है, यानी कि जो बर्थ के साथ, जन्मजात का मतलब बर्थ के साथ, जन्म के साथ बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स से जो रोग स्थानांतरित होता है उसके लिए बोला गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के कई सारी है, हमें उन रोगों पे नहीं जाना। मैंने उदाहरण एक दो बता दिया आपको। जन्मजात उपापचय की त्रुटियां, ऐसे रोग जो है उनका जन्म के बाद इलाज कब हो रहा है? बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद, वो जन्म होने से पहले। तो जन्म होने के बाद इसीलिए फिनोटाइप वाली बात, जन्म होने से पहले इसलिए जीनोटाइप वाली बात। तो ये वंशागति की भाई क्यों कारण, क्या कारण इनकी ऐसी वंशा, हीमोफीलिया की बात आती है, कलर ब्लाइंडनेस की बात आती है, ठीक है? तो उनका नियंत्रण भी करना, कैसे इस रोग को नियंत्रित किया जाए। यूथेनिक्स, जिसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जहां पर मानव के वातावरण में सुधार करते हुए मानव प्रजाति में सुधार करना, जिसके कई सारे तरीके हैं। जैसे कि भाई गोल्डन राइस विकसित कर दिया, विटामिन ए वाला, तो रोग का नियंत्रण तो होगा भाई। विटामिन ए की जो कमी आंखों से संबंधित, आप आम खाओ, विटामिन ए, गाजर खाओ, कुल मिला के तो आप भोजन से, शुद्ध जल से, कुल मिला के वातावरण से सुधार करना है वातावरण का, और आपको मानव प्रजाति में सुधार करना, उसे कहेंगे यू। तीनों परिभाषाएं एक ही क्वेश्चन में होंगी। या तो परिभाषा लिखेगा, इनको ऑप्शन में डालेगा, या नाम लिखेगा, सारी परिभाषा ऑप्शन में डालेगा।
कह रहा हूं, बात को नहीं समझोगे परिभाषाओं को, एग्जाम में फिर गलती होगी। जेनेटिक्स, फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप और एनवायरमेंट वाली कुछ शब्दों को तोड़ के चलना पड़ेगा। ओके, आज इतना ही, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।